कुछ कहानियां प्रेम से नहीं, एक अधूरी चुप्पी से शुरू होती हैं। ये कहानी है माया की, एक गांव की लड़की जिसने अफसर बनना सिर्फ सपना नहीं, जिद बना लिया। और गिरीश की, जो कभी उसका हमसफर था, फिर आलोचक बना, फिर सिर्फ दर्शक। कलेक्टर साहिबा कोई फिल्मी फैंटेसी नहीं, ये उन लोगों की आवाज है जो कभी सिस्टम में घुसते नहीं, उसे तोड़कर नए रास्ते बनाते हैं। अगर आपने कभी किसी सपने के लिए खुद से टकराव किया है तो ये कहानी आपकी भी है। आइए शुरू करते हैं माया और गिरीश की एक ऐसी यात्रा जहां प्रशासन और प्रेम दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। खंड 1, पत्र से प्रारंभ। शुरुआत बहुत मामूली थी, एक क्लिक से ज्यादा नहीं, लेकिन किसे पता था कि वो एक क्लिक 2 जिंदगियों की दिशा बदल देगा। गिरीश उस दिन देर रात तक अपने लैपटॉप पर बैठा था। दिल्ली की गर्मी बाहर सड़क पर पसरी थी, लेकिन भीतर उसके कमरे में एक पुराना सीलन भरा पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। पसीने की एक पतली धार उसकी गर्दन से होती हुई कमीज की कॉलर तक जा पहुंची थी, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर उसकी आंखें टिकी थीं। थॉट्स फ्रॉम अ यूपीएससी एस्पायरेंट्स नाइट। यही था उसका ब्लॉग पोस्ट जो उसने 3 दिन पहले लिखा था। तीसरी बार वह कमेंट्स पढ़ रहा था, बिना ये जाने कि वो किसी एक शब्द को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। आपके शब्दों में एक गहराई है, शायद ये वही बेचैनी है जो मैं भी महसूस करती हूं। यूजर नेम था एंजल इन अर्थली डस्ट। गिरीश मुस्कुराया। कोई नहीं थी ये, न गाली थी, न ज्ञान बांटने की कोशिश, सिर्फ एक शांत, थोड़ा बुझा बुझा सा संदेश। उसने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, शुक्रिया। क्या आप भी तैयारी कर रही हैं? उत्तर तुरंत नहीं आया, लेकिन सुबह 5 बजे जब वह नींद में डूबा था, मोबाइल पर एक टन टन की हल्की आवाज हुई। नींद में भी उसने देखा, एंजल इन अर्थली डस्ट। हां, 2 साल से। कभी लगता है जैसे मैं सब कुछ भूल चुकी हूं, सिवाय इस परीक्षा के, और फिर भी सब अधूरा लगता है। वो जवाब ऐसा था जैसे किसी ने उसके मन की जमीन पर अपनी उंगलियों से वही लकीर खींच दी हो जो वो खुद भी नहीं पहचान पाता था। गिरीश ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही जवाब लिखा, तो हम दोनों भूले हुए लोग हैं। चलिए एक दूसरे को थोड़ा याद दिलाते हैं। ईमेल से बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। पहले दिन, फिर हर तीसरे दिन, फिर हर रात। एंजल असली नाम पता नहीं था, अपने गांव से थी, कहीं राजस्थान के सुदूर इलाके से। उसने बताया कि उसका गांव इतना छोटा है कि वहां रात में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, लेकिन जब बिजली आती है तब वह कोने में बैठकर एक पुराना रेडियो सुनती है, बीबीसी हिंदी, और फिर सोचती है कि एक दिन वह खुद भी न्यूज की विषय वस्तु बनेगी। गिरीश, दिल्ली का रहने वाला, जो 4थी बार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उस समय एक छोटे पोर्टल पर आर्टिकल्स भी लिखता था, जरूरी नहीं पैसों के लिए, बल्कि इसलिए कि किसी दिन कोई कहे, तुम्हारे शब्दों ने मुझे रोने दिया। एक शाम जब लोधी गार्डन में बैठकर वह अपने फोन पर मेल पढ़ रहा था, एंजल ने पहली बार अपनी आवाज भेजी। एक वॉयस नोट। गिरीश, तुम्हारा पिछला मेल शायद मुझे कुछ साल पीछे ले गया, जब पापा जिंदा थे और कहते थे कि लड़की अफसर नहीं बनती, अफसाना बन जाती है। अब लगता है अफसाना ही बनूंगी, बस फर्क इतना होगा, मैं खुद लिखूंगी। उसके स्वर में कोई कड़कपन नहीं था, न ही कोई दुख भरा लिजलिजापन। वह आवाज सीधी और सच्ची थी, जैसे धूप में सूखते नम कपड़े जो फिर भी हवा में महक छोड़ते हैं। उस रात गिरीश सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने लिखा, तुम्हारी आवाज जैसे कोई भटकती हुई नदी जो खुद नहीं जानती कि कहां पहुंचना है, पर बहना बंद नहीं कर सकती। वह पहली बार था जब एंजल ने लंबा जवाब दिया। उसने लिखा कि उसकी मां को अब भी नहीं पता कि वो घर के पीछे की टूटी दीवार पार कर पड़ोसी के वाईफाई से इंटरनेट चलाती है, कि वह रोज रात 2 बजे उठकर पढ़ती है, क्योंकि तब घर में सभी सोते हैं और शोर नहीं होता। गिरीश ने सोचा, ये लड़की कुछ अलग है। उसने पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? उत्तर आया, शब्दों में नाम खो जाता है, तुम्हें जानना है तो मेरी चिट्ठियों में पढ़ो। और फिर हर हफ्ते एक लंबा ईमेल आता, कभी उसके बचपन की कहानी,
कभी उसकी मां के हाथ की रोटियों की खुशबू, कभी उसके गांव के प्यासे कुएं की तन्हाई। गिरीश ने महसूस किया वह अब सिर्फ एंजल की बातों में नहीं जी रहा था, बल्कि उसकी दुनिया में रहने लगा था। फरवरी की एक दोपहर थी। दिल्ली में वसंत की हल्की दस्तक और सरसों की महक थी। गिरीश ने एक मेल में प्रस्ताव रखा, सोच रहा हूं अगर तुम कभी दिल्ली आओ तो एक कॉफी पिलाने का हक मांग सकता हूं। चुप्पी, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन 2 दिन बाद शाम को उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक नया ईमेल था। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ एक शब्द, शायद। मेल खुलते ही उसकी धड़कन थोड़ी रुक गई। शायद कभी, शायद जल्द, पर कॉफी से ज्यादा अगर तुमने पूछा तो फिर शायद नहीं। गिरीश मुस्कुराया। पहली बार उसे उसकी हंसी आई। चाय की दुकान, धूल भरी सड़कें और एक अनदेखी लड़की की आवाज उसके मन में एक अजीब सी तस्वीर बनाने लगी। उसने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, मैं कॉफी का ही आदमी हूं, चाय और इश्क में जल्दबाजी नहीं करता। उसके बाद मेल थोड़े छोटे हो गए, पर जल्दी जल्दी आने लगे। अब उनमें पढ़ाई की बात कम और मौसम की ज्यादा होती थी। एंजल बताती कि उसके गांव में पहली बार बिजली लगातार 3 घंटे रही और उसने एक फिल्म देखी, स्वेड्स। उसने लिखा, मैंने खुद को वहां देखा, ट्रेन की खिड़की पर बैठा हुआ कोई मोहन भागीरथ जो लौट तो नहीं रहा लेकिन कहीं पहुंचना चाहता है। गिरीश ने जवाब दिया, और मैं उस स्टेशन का कुल्ली हूं जो हमेशा वहीं रह जाता है। वो मेल नहीं, कोई पुराना प्रेम नाटक लगता था जो उनके कीबोर्ड से चुपचाप मंच पर आ रहा था। एक दिन एंजल ने पहली बार अपना असली नाम लिखा, मेरा नाम माया है। गिरीश ने उस नाम को 4 बार पढ़ा। उसने उत्तर दिया, तो तुम सच में अफसाना हो, माया, जो है भी और नहीं भी। उस दिन से कुछ बदल गया। मेल की भाषा गहरी हो गई, लंबी भी। वे अब छोटे छोटे झूठ नहीं छुपाते थे। माया ने स्वीकार किया कि उसके परिवार वाले उसके अफसर बनने के सपने से थक चुके हैं। औरत के लिए कर्तव्य की सीमा रसोई तक होनी चाहिए। यही सुनकर वो बड़ी हुई थी। गिरीश ने बताया कि वह 4थी बार फेल हुआ है और अब किताबों से ज्यादा डर मां की आंखों से लगता है। उनका मेल जोल अब एक बंधन जैसा लगने लगा था, न दोस्ती न इश्क, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता जो शब्दों के बाहर नहीं, शब्दों में ही सांस लेता था। एक दिन माया ने एक साधारण सी बात कही, मैंने आज पहली बार अपने गांव में अकेले मंदिर तक का रास्ता तय किया, बिना किसी की नजरों से डर के। शायद इसी को थोड़ा थोड़ा आजादी कहते हैं। गिरीश को लगा यही वो क्षण था जब एक नाम, एक आवाज, एक चिट्ठी से ज्यादा बनती है। वह बस सोचता रहा, कितनी दूर बैठी ये लड़की धीरे धीरे उसकी सोच का हिस्सा बन गई थी। फिर एक दिन माया का मेल आया, छोटा सा, मुझे दिल्ली बुला रही है कोचिंग के लिए। मां ने मना किया है, लेकिन शायद अब वो कुछ नहीं कहेंगी। मैं आ रही हूं महीने के आखिर में। क्या तुम्हारी कॉफी अभी भी वैसी ही है, फीकी लेकिन सच्ची? गिरीश ने स्क्रीन पर उंगलियां रखीं, जैसे उस शब्दों की गर्मी छूना चाहता हो। फिर धीरे धीरे टाइप किया, मैं वही हूं, कॉफी भी, और वो कैफे भी ढूंढ लिया है जहां खिड़की से धूप आती है और पास में किसी लड़की की हंसी होती है। उस रात वह देर तक जगा रहा। दिल्ली की सड़कें उसके लिए पहली बार शांत लग रही थीं, जैसे कोई आने वाला हो जो बगल की सीट पर बैठेगा और कहेगा, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूं, आधा टूटा आधा उम्मीद। उसने खिड़की खोली, बाहर देखा, हवा में कोई अजनबी गंध थी और दिल में एक नया अनकहा नाम, माया। खंड 2, दिल्ली की चाय और पहली झलक। दिल्ली स्टेशन की भीड़ आज कुछ ज्यादा ही अजनबी लग रही थी। माया प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़ी थी, एक छोटे से बैग के साथ जिसमें बस जरूरी चीजें थीं। 2 जोड़ी कपड़े, एक पतली किताब जिसमें उसके नोट्स थे और एक स्कार्फ जो हर बार वह पहनती थी जब घर से दूर जाती थी। पहली बार वह दिल्ली आई थी, अकेले, बिना किसी पुरुष संरक्षक के, बिना किसी कोचिंग संस्था की गारंटी के, बिना किसी निश्चित योजना के। बस एक नाम और एक कॉफी का वादा था जो उसे यहां खींच लाया था। गिरीश कहां है? उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क धीमा था। 4 बार कॉल ट्राई किया, कोई जवाब नहीं। आसपास के चेहरों को देखकर वह किसी अनुमान की कोशिश कर रही थी।
कोई जिसकी आंखों में वही बेचैनी हो जो उसके भीतर थी। और फिर जैसे किसी पृष्ठभूमि में धीमे से कोई पुराना गाना शुरू होता है, किसी ने उसका नाम पुकारा। माया। वह मुड़ी। वो खड़ा था, सफेद शर्ट में, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर वो उलझन भरी मुस्कान जो मेल्स में उसके शब्दों के नीचे छुपी रहती थी। गिरीश। उसने कोई हाथ नहीं बढ़ाया, बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे भरोसा नहीं कि ये वही लड़की है जो एंजल इन अर्थली डस्ट थी। माया भी कुछ नहीं बोली। दोनों बस कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। वो पल जिनमें नाम, उम्र, पृष्ठभूमि सब धुल जाते हैं और बस एक सवाल बचता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा था? आखिर माया ने धीरे से कहा, फोटो से ज्यादा चुप लगते हो। गिरीश ने हंसते हुए सिर झुकाया, और तुम फोटो से ज्यादा असली। उन्हें साथ चलना था, पर दोनों कुछ सेकंड वहीं खड़े रहे, जैसे एक दृश्य पूरा होने का इंतजार कर रहे हों। फिर गिरीश ने हाथ से इशारा किया, कैफे पास ही है, यहां से पैदल चल सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर उस दिन एक हल्की धूप थी, ठंडी, सुखद और थोड़ी सी फिल्मी। वे साथ साथ चलने लगे। कोई ज्यादा बातचीत नहीं थी। सड़क किनारे पानीपुरी वाले चिल्ला रहे थे, ऑटो रिक्शा हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी इन सबसे ज्यादा गूंजती थी। गिरीश ने धीरे से पूछा, घर से निकलते वक्त किससे सबसे ज्यादा डर लगा? माया ने बिना सोचे कहा, खुद से। गिरीश चुप रहा। थोड़ी देर बाद माया ने पूछा, तुम्हारे घर में क्या कहा तुमने? कि नौकरी मिलने की संभावना है। तुम्हें नौकरी ही मान लिया मैंने। वह हंसा। कैफे एक कोने में था, जहां लकड़ी की मेजें थीं, दीवारों पर पुरानी किताबों के कवर चिपके थे, और खिड़की से दिखता था बाहर सड़क का हलचलमय दृश्य, जैसे कोई थिएटर। वे अंदर बैठे। वेटर ने कॉफी लाकर रखी। गिरीश के लिए स्ट्रांग ब्लैक, माया के लिए कुछ भी नहीं। उसने कहा, मैं कॉफी नहीं पीती, लेकिन साथ देना चाहती थी। गिरीश ने कहा, तो मैं तुम्हारे लिए पूछ लेता कुछ। नहीं, कॉफी की खुशबू काफी है। कुछ देर उन्होंने बस एक दूसरे को देखा, जैसे कोई दो शब्द अपने भीतर ढूंढ रहे हों, कहें या न कहें। माया ने आखिर कहना शुरू किया, जब ट्रेन में बैठी थी तो लगा जैसे मैं चोरी कर रही हूं, अपने ही जीवन से। पर फिर सोचा, अगर ये चोरी है तो यही सही। शायद मुझे एक बार अपनी चुप्पी से विद्रोह करना चाहिए। गिरीश बोला, और तुम सोचती हो तुमने सिर्फ कैफे तक विद्रोह किया है? माया, तुम यहां तक आ गई हो अपने सपनों से बिना पूछे। ये कोई छोटी बात नहीं है। माया की आंखें थोड़ी देर के लिए झपकने से रुक गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा। कुछ बच्चे हंसते हुए जा रहे थे। वो मुस्कुराई। मुझे डर था तुम्हारे साथ बैठने पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, और देखो मैं कितनी बातें कर रही हूं। गिरीश ने जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग सुनने के लिए बने होते हैं। थोड़ी देर बाद जब सूरज कुछ नीचा हुआ और कैफे की खिड़की से धूप अंदर से बाहर की ओर जाने लगी, माया उठी। मुझे जाना चाहिए। गिरीश ने पूछा, क्या अगली बार हम किताबों की दुकान चलें? माया ठिठकी। फिर उसने आंखें टेढ़ी कर कहा, मैं सोचूंगी, पर तुम कॉफी पिलाने वाले थे, किताब नहीं बेचने वाले। गिरीश हंसा, मैं हर बार एक नया बहाना ढूंढ लूंगा। माया कुछ पल खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे पलटी और बाहर निकल गई। गिरीश वहीं बैठा रहा और उसके कॉफी के कप में अभी भी थोड़ी गर्मी बची थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। धूप जा चुकी थी, लेकिन धूप जैसी कोई लड़की थोड़ी देर के लिए उसके सामने बैठी थी, और अब वह उसके भीतर कुछ रोशन कर गई थी। खंड 3। कोचिंग, किताबें और कंफ्यूजन। दिल्ली की सुबह अब माया को जानने लगी थी। वो पहले दिन जब कोचिंग सेंटर गई, कमला नगर के पास, तो वहां की भीड़ और भागदौड़ में उसकी सांसें थोड़ी उलझ गई थीं। लेकिन दूसरे दिन से वो भीड़ उसे नई नहीं लगी। वो भी उसी दौड़ का हिस्सा बन गई थी। बैग में किताबें, हाथ में पानी की बोतल और दिमाग में सिलेबस का कोहराम। गिरीश अब लगभग हर तीसरे दिन मिल जाता। कभी राजीव चौक की सीढ़ियों पर बैठा हुआ, कभी डिलाइट सिनेमा के बाहर, या कभी उस पुरानी किताबों की गली में जहां दोनों घंटों खड़े होकर बिन आवाज कुछ चुनते थे, किताबें भी और चुप्पियां भी।
एक दिन जब वे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में मिले तो बाहर बारिश हो रही थी। गिरीश पहले से अंदर बैठा था। मेज पर एक किताब खुली थी, लेकिन वह पढ़ नहीं रहा था। उसकी आंखें बाहर कांच पर गिरती बारिश की बूंदें गिन रही थीं। माया भीतर आई। उसके दुपट्टे के किनारे भीगे हुए थे और बालों में हल्की सी नमी। इतना भीगना जरूरी था क्या? गिरीश ने बिना मुस्कुराए पूछा। माया ने दुपट्टे से आंखें पोंछीं। कुछ जवाब पानी में ही मिलते हैं। सूखी किताबें सिर्फ पढ़ाई के काम की होती हैं, जिंदगी के नहीं। वो बगल की कुर्सी पर बैठ गई। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर माया ने धीरे से किताब की ओर इशारा किया। क्या पढ़ रहे थे? इंडियन पॉलिटी। पर असल में तुम्हारी चुप्पी। माया उसकी ओर नहीं देख रही थी। उसने किताब अपने पास खींच ली। आज कुछ अजीब सा लग रहा है गिरीश। क्या? उसने सरसरी से पूछा। जैसे हम दोनों अपनी अपनी जगह से थोड़ा हिल चुके हैं, जैसे कोई अदृश्य रेखा थी जिसे हम पार नहीं करना चाहते थे, और अब जाने अनजाने एक दूसरे के हिस्सों में दाखिल हो गए हैं। गिरीश ने थोड़ा खींचते हुए कहा, अगर यह उलझन है तो यह सबसे खूबसूरत उलझन है। क्या तुम इससे डरती हो? माया ने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कहा, हां, क्योंकि मैं यहां पढ़ने आई हूं, अफसर बनने के लिए। और अब मन कहीं और भी खींचता है, तुम्हारी तरफ भी, अपनी जड़ों की तरफ भी, और उस आवाज की तरफ जो कहती है, अब क्या? गिरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। उन दिनों दोनों की मुलाकातें बढ़ गईं, लेकिन बातचीत में हल्की तीखी टुक होने लगी। माया अब हर बात में मेरे घर वाले से शुरू करती और पता नहीं कब लौटना होगा पर खत्म कर देती। गिरीश महसूस करने लगा था कि माया बदल रही है, या शायद वो बदल नहीं रही थी, बल्कि जो थी वही अब सामने आने लगी थी। एक बार जब दोनों कॉफी हाउस से लौट रहे थे, माया ने कहा, कल मां ने कॉल किया, एक लड़का देखने आ रहा है। मैंने मना किया, पर उन्होंने कहा, तू और कितने साल यूं ही पढ़ेगी? गिरीश का मुंह कस गया। तुमने क्या कहा? कहा कि जब तक बन न जाऊं अफसर। और वो माने? नहीं, सिर्फ चुप हो गए, जैसे किसी ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी हो। दोनों कुछ कदम तक चुपचाप चलते रहे। फिर माया रुक गई। गिरीश, क्या अगर मैं लौट गई तो तुम भी मुझे भूल जाओगे? गिरीश ठहर गया। उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में थीं। तुम लौटो या रुको माया, मैं वहीं रहूंगा जहां तुमने छोड़ा था। याद रखना, कुछ लोग स्टेशन पर ही रहते हैं, ट्रेन चाहे जितनी बार बदल जाए। माया की पलकें भारी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रातें अब गहरी और अकेली हो गई थीं। गिरीश फिर से परीक्षा की तैयारी में डूब गया, लेकिन हर बार जब कोई टॉपर की कहानी पढ़ता, माया की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती। और माया, वो अब हर क्लास में कम बोलती, कम हंसती। उसका चेहरा गंभीर और आंखें बेचैन हो गई थीं। एक शाम गिरीश के पास एक मेल आया, बहुत छोटा। आज मैंने पहली बार अपनी मां से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने नहीं देखा उनके चेहरे पर क्या था। मैं बस अपने कमरे में लौट आई और तुमसे बात करने का मन हुआ। गिरीश ने जवाब में कुछ नहीं लिखा। बस अगले दिन माया को स्टेशन के बाहर इंतजार करते हुए खड़ा मिला। हाथ में वही पुरानी किताब थी, इंडियन पॉलिटी, और ऊपर लिखा था, पेज 1 से फिर से शुरू करते हैं। माया की आंखें भर आईं। कभी कभी प्यार किसी इजहार की जरूरत नहीं करता, वो सिर्फ वहीं खड़ा होता है, ठीक उस जगह जहां आप आखिरी बार हिम्मत हारते हैं। खंड 4। सपनों के सामने दीवार। दिल्ली की दोपहर उस दिन ज्यादा गर्म नहीं थी, पर गिरीश के लिए वो दिन भीतर से उबलता हुआ लगा। माया नहीं आई थी। सुबह 10 बजे की मुलाकात तय थी, वही किताबों की दुकान जहां उन्होंने पहले कॉफी पी थी और चुपचाप किताबें छांटी थीं। पहले वह समझा, हो सकता है क्लास लंबी हो गई हो। फिर 2 घंटे तक उसके फोन की स्क्रीन पर वही शब्द चमकते रहे, कॉल फेल्ड। तीसरे घंटे तक वो बेचैन हो गया। उसने क्लास के बाहर इंतजार किया, कोई नहीं। आखिरकार देर शाम उसने उसके हॉस्टल के सामने जाकर चौकीदार से पूछा, वो लड़की आज सुबह ही चली गई साहब, 4 ट्रॉली लेके सीधा रेलवे स्टेशन। गिरीश के दिल में जैसे किसी ने धीमे से चाकू उतार दिया हो।
शब्द ज्यादा नहीं थे, पर असर गहरा था। उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था, कोई चिट्ठी, कोई नोट, कोई वॉइस मैसेज तक नहीं। बस एक खामोशी थी, भारी और करारी। गांव की गलियां वैसी ही थीं, टेढ़ी, संकरी और गर्म। माया जब वहां पहुंची तो उसकी मां के चेहरे पर कोई विस्मय नहीं था। शायद उन्होंने पहले से सोच रखा था कि लड़की देर सबेर लौटेगी, लेकिन माया जानती थी वो वापस नहीं आई थी, वह पीछे खींच दी गई थी। माया के कमरे में अब भी उसकी पुरानी किताबें थीं, दीवार पर बचपन की तस्वीरें, और खिड़की से वही पेड़ दिखता था, सूखा हुआ, जिसमें कई सालों से कोई पत्ता नहीं उगा था। उसी रात मां ने फिर बात शुरू की। अच्छा लड़का है, सरपंच का बेटा है, घर भी बड़ा है, जो तुमने करना था वो कर लिया, अब कुछ और मत सोच। माया ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे में लौटी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दूसरी ओर गिरीश का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। वह बार बार अपना मेल खोलता, व्हाट्सएप पर आखिरी चैट पढ़ता, पर कुछ नया नहीं मिलता। कभी कभी उसे लगता माया सिर्फ एक कल्पना थी, जैसे कोई किरदार जिसे उसने अपने दिमाग में गढ़ा था। पर फिर उसकी आवाज याद आती, वो वाक्य, मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहती, जो हारने के बाद भी हार मानते नहीं। गिरीश ने 2 चिट्ठियां भेजीं, मेल नहीं, पोस्ट से। उसे माया का पता मालूम था। पहली चिट्ठी में बस एक पंक्ति थी, क्या सपना छोड़ देने से सपना मर जाता है? दूसरी में लिखा था, तुम अगर लौटना चाहो तो मैं वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, और अगर नहीं लौटो तो मैं वहीं रहूंगा, ताकि कोई और माया कभी न डरे लौटने से। गांव में तीसरा दिन था। माया घर के पीछे की खुली जमीन में बैठी थी, वहीं जहां वो कभी छुप छुप कर किताबें पढ़ा करती थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक बोझ था। उसके हाथ में गिरीश की चिट्ठी थी। उसने धीरे से पढ़ा, फिर एक पत्थर उठाकर चिट्ठी के साथ रख दिया, जैसे वो किसी वचन को जमीन से बांध रही हो। उस रात उसने पहली बार खुलकर रोया, बिना शोर के, लेकिन भीतर से दरकते हुए। मां ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, कुछ चाहिए? माया ने सिर हिलाया। मुझे सपना चाहिए मां। सपना घर नहीं चलाता, मां बोली। घर सपना मार देता है, माया ने जवाब दिया। गिरीश अब फिर से लाइब्रेरी जा रहा था। धीरे धीरे किताबें हाथ में लेने लगा था। उसने पढ़ाई का एक शेड्यूल फिर से बना लिया था, लेकिन अब उस शेड्यूल के बीच में एक खाली पंक्ति होती थी, दोपहर 4 से 5। अगर वो लौटे। एक दिन उसी वक्त उसके मेल पर एक संदेश आया। सब्जेक्ट लाइन खाली थी। मेल में सिर्फ एक पंक्ति थी, तुम सही थे, कुछ लोग स्टेशन पर ही रह जाते हैं, लेकिन मैं अब ट्रेन बनना चाहती हूं। गिरीश उस पंक्ति को 3 बार पढ़ गया। ये इजहार नहीं था, ये कोई वादा भी नहीं था, लेकिन ये वो आवाज थी जो बताती है कोई अब भी जी रहा है, कहीं दूर, पर तुम्हारी ही वजह से। माया ने अगले ही दिन कोचिंग संस्थान को फोन किया, फिर से एडमिशन लिया। दिल्ली लौटने की तारीख तय की। जब मां ने पूछा, क्या फिर से वही सब? माया ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, अब मैं सबकी माया नहीं बनूंगी, सिर्फ अपनी। खंड 5, संघर्ष के अंतिम पायदान। दिल्ली की सर्दियां शुरू हो रही थीं। कोहरे की पतली चादर हर सुबह की शुरुआत को बोझिल बना देती थी। माया वापसी के बाद सीधे कोचिंग नहीं गई। पहले 2 हफ्ते उसने किसी से बात नहीं की, यहां तक कि गिरीश से भी नहीं। उसका मोबाइल हर वक्त साइलेंट पर रहता, और उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, होठों पर मुस्कान की बजाय एक जिद, और चाल में कुछ ऐसा जो कहता था, अब कोई पीछे नहीं खींचेगा। गिरीश ने शुरू में 2 बार मैसेज किया, जवाब नहीं आया। फिर उसने भी लिखना बंद कर दिया। उसने सोचा, अब शायद हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं रही, या शायद जरूरत इतनी गहरी है कि हम डरने लगे हैं। लेकिन दिल्ली छोटी है, और यूपीएससी की दुनिया और भी छोटी। एक दिन दोनों लाइब्रेरी के बाहर आमने सामने पड़ गए। माया ने किताबें पकड़ी थीं, इंडिया आफ्टर गांधी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, और एक बहुत पुराना नोटबुक जो शायद गांव से साथ लाई थी। गिरीश के हाथ में सिर्फ एक पेन था और एक कॉफी कप, खाली। तुम ठीक हो? उसने पूछा।
माया ने उसकी ओर बिना देखे कहा, अब ठीक का मतलब क्या होता है गिरीश? कभी कभी सिर्फ मतलब होता है जिंदा हूं। तो हां, जिंदा हूं। वो चली गई। गिरीश बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया वो बातचीत थी या निष्कर्ष। परीक्षा नजदीक थी। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में लड़के लड़कियां अब किताबों की जगह टाइम टेबल से डरने लगे थे। दिन छोटे होते जा रहे थे और वक्त कम। गिरीश चौथी बार परीक्षा देने जा रहा था और इस बार थककर, झुंझलाकर, जैसे कोई लगातार हारता हुआ खिलाड़ी जो अब सिर्फ इस उम्मीद में मैदान में है कि खेल खत्म होने पर शर्म से बच सके। माया सुबह 4 बजे उठती थी। हर दिन उसका रूटीन एकदम सख्त था। कोई फोन नहीं, कोई मेल नहीं, कोई कॉफी नहीं। वो लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंचती और सबसे आखिर में निकलती। पर दिल के किसी कोने में अब भी एक जगह थी जहां गिरीश था। परीक्षा का दिन आया। जनवरी की हड्डी गला देने वाली सुबह। दोनों अलग अलग सेंटर्स पर गए। न कोई शुभकामना, न कोई संदेश, बस एक चुप्पी जो दो दिलों के बीच सबसे तेज आवाज बन चुकी थी। परीक्षा देकर लौटते वक्त माया ने पहली बार फोन खोला। एक ही मैसेज था, गिरीश का। तुम्हें पता है, आज जब मैं पेपर दे रहा था तो हर उत्तर में एक चेहरा दिख रहा था। तुम्हारा नहीं, मेरा। और मुझे समझ आया कि शायद मैं अफसर नहीं, लेखक बनने के लिए पैदा हुआ हूं। माया ने फोन बंद कर दिया। उस रात वह बहुत रोई। पहली बार, वापसी के बाद। रिजल्ट आया 2 महीने बाद। माया का नाम लिस्ट में था, 26वां स्थान। वही माया शेखावत जिसे कभी गांव के लड़के मास्टरनी कहकर चिढ़ाते थे, आज IAS बन गई थी। गिरीश का नाम नहीं था। माया ने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं कहा। उस शाम गिरीश ने एक आखिरी बार उसे मिलने के लिए बुलाया। उसी पुराने कैफे में जहां सब शुरू हुआ था। वो आई। बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी पहले दिन थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर अफसर जैसी दृढ़ता थी। गिरीश मुस्कुराया। तुम्हें पता है, तुम्हारे रिजल्ट के बाद पहली बार मेरी मां ने मुझसे कहा, अगर वो लड़की थी और कर सकती है तो तू क्यों नहीं कर पाया? माया चुप रही और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सही थीं। माया ने धीमे से कहा, नहीं, वो गलत थीं। तुम्हारे बिना मैं नहीं कर पाती। गिरीश ने उसकी आंखों में देखा। वो नम थीं पर भरी नहीं। माया, क्या तुम चाहती हो कि हम फिर से वहीं से शुरू करें जहां से हमने छोड़ा था? माया ने सिर झुकाया। नहीं गिरीश, मैं अब वहीं नहीं हूं और तुम भी नहीं। उसने गिरीश का हाथ थामकर कहा, पर एक बात जान लो, अगर कभी कोई मुझसे पूछेगा कि अफसर बनने की सबसे जरूरी किताब कौन सी थी, तो मैं तुम्हारा नाम लूंगी। गिरीश हंसा, पहली बार खुलकर। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं किससे सबसे ज्यादा हारा, तो मैं भी तुम्हारा ही नाम लूंगा। वो शाम दोनों ने साथ बिताई, बिना किसी वादे के, बिना किसी अधूरे काश के। सिर्फ एक सच्चाई के साथ कि हर कहानी का अंत साथ होना जरूरी नहीं, पर उसका होना जरूरी होता है। खंड 6। कलेक्टर साहिबा। वह पहली सुबह थी जब उसे कोई नींद से नहीं बुला रहा था। कोई अलार्म नहीं, कोई कोचिंग की घंटी नहीं, कोई मां की पुकार नहीं। अब माया के जागने की वजह थी सत्ता, जिम्मेदारी और सबसे ज्यादा स्वयं की कसौटी। उसका नाम अब दरवाजे की पट्टी पर खुदा था, माया शेखावत, जिलाधिकारी, देवगढ़ जिला। सपनों में जो नाम दस्तावेजों पर देखने की कल्पना की थी, अब वो दीवार पर था, सुनहरा, सख्त, लेकिन भीतर से खुरदुरा। माया बंगले की खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने सड़कों पर धूल उड़ रही थी। एक बच्चे को देखा, नंगे पांव, बैग पीठ पर लटकाए, स्कूल की ओर जाते हुए। उसने नजर हटाई। भीतर किसी फाइल पर लिखा था, देवगढ़ ब्लॉक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, 61% स्कूलों में शिक्षकों की कमी। उसने फाइल के कोने पर उंगली घुमाई। एक झपक में फैसला किया। PA को कहो, आज बिना सूचना निरीक्षण होगा, खुद गांव जाऊंगी। काफिला रवाना हुआ। 3 गाड़ियां, एक PA, 2 सुरक्षाकर्मी और एक रिपोर्टर जिसे जिला सूचना अधिकारी ने सार्वजनिक छवि के लिए साथ भेजा था। गांव पहुंचते ही हलचल मच गई। कलेक्टर मैडम आ गईं। माया उतरी। सफेद साड़ी, नीली बॉर्डर,
बिना किसी बनावटी दिखावे के। वह सीधे स्कूल परिसर में गई। क्लास के बाहर मास्टर लोग कतार में खड़े थे, कुछ झुककर, कुछ मुस्कुराकर, कुछ कांपते हुए। कक्षा 3 में कितने छात्र पंजीकृत हैं? उसने पूछा। शिक्षक बोला, 54। और आज कितने आए हैं? 18। माया की नजर भीतर गई। बच्चे जमीन पर बैठे थे, कुछ मुंह लटकाए, कुछ उंगलियों से पाटी घिसते हुए। पढ़ा क्या रहे हैं? गणित मैडम, जोड़ और घटाना। वह भीतर गई, एक बच्चे के पास झुकी। 2 + 3 कितना होता है? उसने पूछा। बच्चे ने डर कर पाटी पर लिखा, 23। माया कुछ नहीं बोली, बस धीरे से पाटी उठाई, मास्टर के हाथ में दी। ये जवाब आपका है मास्टर साहब। दोपहर तक 4 स्कूल, 2 आंगनवाड़ी और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। हर जगह एक ही दृश्य, अनुपस्थित कर्मचारी, झूठे रजिस्टर और भूखी आंखें। वापसी में गाड़ी में सन्नाटा था। पीए कुछ कहने की कोशिश करता, पर माया के चेहरे की कठोरता उसे रोक देती। बंगले पहुंचकर वह सीधा ऑफिस में गई। उसने टेबल पर हाथ रखे सिर उठाया और आदेश दिया, 4 शिक्षक निलंबित, स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को नोटिस और अगले सोमवार तक पूरी ब्लॉक की ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, मैं खुद देखूंगी। पीए ने आंखें झुका लीं। जी मैडम। रात को वो अकेली बैठी थी, उसी बंगले में जहां दीवारों पर सफेद पेंट था, लेकिन भीतर रंगहीनपन पसरा था। उसने मोबाइल उठाया, पुरानी तस्वीरें देखने लगी। एक तस्वीर थी कॉफी की, दिल्ली की खिड़की के पास की। वो हल्के से मुस्कुराई, फिर तस्वीर बंद कर दी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, एक मीडिया रिपोर्ट आई है, आपको देखनी चाहिए। अगली सुबह जनपथ रिपोर्ट नामक पोर्टल की हेडलाइन थी, देवगढ़ में 8 करोड़ की जल योजना अधूरी, अधिकारी चुप, गांव प्यासे। रिपोर्टर गिरीश तिवारी। माया ने स्क्रीन पर नजरें टिकाईं। नाम कुछ चुभता था, जैसे पुरानी राख में कोई चिंगारी बची हो। उसने रिपोर्ट पूरी पढ़ी। गांव के नाम, तिथियां, सरकारी आदेशों की कॉपी तक अटैच थीं, और नीचे एक तस्वीर जिसमें बंजर जमीन पर एक टूटी पाइपलाइन दिख रही थी और बच्चे उस पर पानी भरने की कोशिश कर रहे थे। उसने पीए को बुलाया। इस पत्रकार से बात चाहिए, मुझे आज मिलना है उससे, व्यक्तिगत रूप से। पीए ने कहा, जी मैडम, वो यहीं है, देवगढ़ में ही, शायद आपको इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करने ही आई। माया ने सिर झुका लिया। दिल में एक अनसुना शोर बजा। वो पत्रकार नहीं, वो कोई और है, कोई जिससे मैंने कभी वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसका वादा निभा रही हूं। 3 बजे दफ्तर के बड़े हॉल में गिरीश सामने खड़ा था। काले कुर्ते में, हाथ में डायरी, बाल थोड़े उलझे हुए, वही आंखें, थकी हुई मगर देखने की आदत नहीं छोड़ी थी। माया अपनी कुर्सी पर बैठी थी। अब कलेक्टर साहिबा। मैडम, गिरीश ने कहा। स्वर औपचारिक था, लेकिन भीतर कांपता हुआ। आपकी रिपोर्ट पढ़ी, माया ने धीरे से कहा, और समझा कि पत्रकारिता अब भी जिंदा है। और अफसरशाही? गिरीश ने मुस्कुराकर पूछा। वो तो कुर्सी की तरह है, कब हिल जाए पता नहीं चलता। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर माया ने सीधा पूछा, इतने साल बाद लौटे कैसे? सवाल पूछने के लिए, गिरीश ने कहा, जवाब तलाशने के लिए नहीं। माया ने सिर हिलाया। ठीक किया, मैंने भी अब देना छोड़ दिए हैं। फिर दोनों बस बैठे रहे, 2 और छोरों पर, एक ही कमरे में, लेकिन अलग अलग दिशाओं में देखते हुए। रात को माया ने अपनी डायरी खोली। लिखा, आज वही मिला जो कभी मेरा सपना था, पर अब मैं जाग चुकी हूं, और वो भी। अफसोस नहीं है, पर हां, कभी कभी सोचती हूं, अगर ये दीवारें बोल पाती तो क्या वे भी पूछती, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? खंड 7। पुराना प्रेम, नई पोस्टिंग। देवगढ़ के प्रेस क्लब में हलचल थी। 3 कैमरे, 6 पत्रकार और एक मंच जिस पर बैठने वाली थी जिला कलेक्टर माया शेखावत। कुर्सी पर उसका नाम पहले से रखा था, मोटे अक्षरों में सफेद पट्टी पर, कलेक्टर, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कमरे में कानाफूसी चल रही थी। कुछ कह रहे थे, पहली बार कोई अफसर इतने सवाल झेलने आया है। कुछ विस्पर कर रहे थे, तिवारी साहब भी आए हैं क्या, वही जिनकी रिपोर्ट ने यह हंगामा खड़ा किया?
माया मंच पर पहुंची। सफेद साड़ी, बिना मेकअप का चेहरा और आंखों में वो दूरी जो अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। वह बैठी और माइक खोला। जिन पत्रकार साथियों ने पिछले दिनों जल परियोजना पर रिपोर्ट की है, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें हमारी ही आंखें दिखाईं। हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तथ्य और प्रक्रिया के तहत। और तभी गिरीश खड़ा हुआ, पहली पंक्ति में, सीधे मंच की ओर मुखातिब। मैडम, तथ्यों में तो आप बहुत भरोसा करती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जिनके पास पानी नहीं है, उनके पास इंतजार की प्रक्रिया समझने का समय है? कमरे में सन्नाटा। माया ने उसकी ओर देखा। वही आंखें जो कभी कॉफी के धुंधलके में उसे देखा करती थीं, अब जले हुए कुएं के सवाल बन गई थीं। प्रक्रिया, माया ने ठंडे स्वर में कहा, इसलिए जरूरी है ताकि सच सिर्फ आरोपों से नहीं, सबूतों से निकले। गिरीश बोला, और जब तक सबूत इकट्ठा होते हैं, बच्चे नंगे पांव 2 किलोमीटर पैदल चलकर एक हैंडपंप पर भीड़ लगाते हैं। क्या उस भीड़ में आप कभी गई हैं, कलेक्टर साहिबा? माया ने क्षण भर के लिए माइक से हाथ हटाया, फिर कहा, हमारे पास योजनाओं की फाइलें हैं, बजट है, आंकड़े हैं, लेकिन शायद हम कहानियां खो बैठे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि दोनों को जोड़ सकूं। गिरीश ने सिर झुकाया। सवाल पूछ लिया गया था, जवाब अब भी अधूरा था। शाम को माया अपने कार्यालय में बैठी थी। वो वीडियो बार बार देख रही थी, वही सवाल, वही उत्तर, लेकिन उसे गिरीश की आवाज में कुछ और सुनाई देता था, जैसे हर सवाल में कोई क्यों छोड़ दिया की प्रतिध्वनि हो। पीए अंदर आया। मैडम, पत्रकार तिवारी ने मुलाकात के लिए समय मांगा है, निजी बातचीत, कैमरे के बिना। माया कुछ देर सोचती रही। भेज दो। आधे घंटे बाद सिविल रेस्ट हाउस की छत पर गिरीश तय समय पर पहुंचा। छत पर अंधेरा था, बस कोने में एक पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। हवा ठंडी थी। माया एक कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में चाय का कप, दोनों हाथों से थामे हुए, जैसे वह उसी से गर्मी खींच रही हो। गिरीश उसके सामने खड़ा हुआ। कितना बदल गया सब, उसने कहा। माया ने कहा, या शायद कुछ भी नहीं बदला, हम अब भी वही हैं। तुम सवाल पूछते हो, मैं जवाब ढूंढती हूं। गिरीश धीरे धीरे सामने की कुर्सी पर बैठा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को एक बार दिल्ली की भीड़ से डर लगता था, वो आज इतनी ऊंचाई पर बैठेगी और फिर भी जमीन पर खड़ी दिखेगी। माया मुस्कुराई, फीकी, थकी हुई। तुम्हें देखकर लगता है कि शब्दों से क्रांति होती है, लेकिन जब मैं सिस्टम की दीवारें देखती हूं तो हर शब्द दीवार में अटक जाता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर गिरीश ने पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा हम दोनों अगर साथ रहते तो क्या होता? माया ने टेबल पर उंगलियां चलाते हुए कहा, शायद एक दूसरे को पीछे खींचते या फिर साथ में टूटते। और अब हम दूर हैं, इसलिए पूरे हैं। रात गहराती रही। नीचे पूरे जिले में अंधेरा था और छत पर 2 लोग बैठे थे जो कभी प्रेमी थे, अब 2 ऐसे किरदार जो 2 अलग कहानियां जी रहे थे, पर एक दूसरे का अंत जानते थे। माया ने अंत में कहा, कल मैं उसी गांव जा रही हूं जहां तुम्हारी रिपोर्ट ने सब दिखाया। अगर चाहो तो चल सकते हो, लेकिन अफसर और पत्रकार की तरह। गिरीश ने धीमे से कहा, मैं कभी अफसर के साथ नहीं गया, पर माया के साथ चलूंगा। खंड 8, ईमानदारी बनाम राजनीति। गांव की मिट्टी अब भी गीली थी। रात को हल्की बारिश हुई थी, जिससे कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल गए थे। माया के काफिले की गाड़ियां वहीं एक मोड़ पर रुक गईं, जहां से आगे सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक सूखी पट्टी जो खेतों को चीरती हुई झोपड़ियों तक जाती थी। गिरीश पहले से तैयार था, ट्राउजर ऊपर चढ़ाए, कैमरा टीम से दूर, बस एक छोटी नोटबुक जेब में। तुम्हें पहले ही बता दिया था, उसने कहा, यह गांव किसी फाइल में नहीं दिखेगा, यह दर्द में लिखा गया है। माया ने बिना कुछ कहे झोले से चप्पल निकाली, साड़ी थोड़ा संभाली और उतर गई। गांव में पहला दृश्य वही था, अधूरी जल टंकी जिसके पाइप हवा में झूलते थे। टंकी के नीचे एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, समर्पित जनता को। लेकिन वहां न कोई जीवन था, न जल। बच्चों की भीड़ जमा हो गई थी। एक बूढ़ा आदमी आया, आंखों में धूप जमी थी और आवाज कांपती थी,
मैडम, 8 साल हो गए, इस टंकी से कभी एक बूंद पानी नहीं निकली। माया ने पाइप को छूकर देखा, सूखा था। उसने पास खड़े इंजीनियर से पूछा, पूरा हुआ काम? रिपोर्ट के अनुसार हां मैडम। और जमीन पर? काम ठेकेदार के जिम्मे था मैडम। गिरीश एक कोने में चुपचाप नोट कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर चेहरे को पढ़ रही थीं। अचानक भीड़ में से एक औरत चिल्लाई, मैडम, हम हर महीने पैसा देते हैं, पंचायत कहती है मेंटेनेंस चार्ज है। माया की गर्दन उठी। किसे देते हो पैसा? प्रधान के आदमी को मैडम, नाम है राकेश, वही जो ब्लॉक अध्यक्ष का रिश्तेदार है। पीए ने कहा, मैडम, ये नाम पिछली फाइल में था, उसी फर्जी वितरक का। माया ने वहीं खड़े खड़े फोन निकाला, एसडीओ को लाइन पर लाइए, अभी। 5 मिनट बाद एसडीओ की आवाज फोन में गूंज रही थी, लड़खड़ाती, सफाई देती, पर माया ने एक शब्द नहीं सुना। एफआईआर दर्ज करें, राकेश शर्मा, पंचायत सचिव और संबंधित इंजीनियर, तीनों पर। चार्जशीट अलग से बनेंगी और फाइल मुझे शाम तक चाहिए। उस शाम तक गांव में हलचल थी, जैसे बिजली कड़क गई हो किसी ठहरे हुए तालाब पर। माया चुपचाप लौट आई, लेकिन उसका आदेश हवा में फैल गया था। जैसे ही बंगले का गेट बंद हुआ, मोबाइल बजा। अननोन नंबर। उसने उठाया। कलेक्टर मैडम, मैं एमएलए यादव बोल रहा हूं। आपने जो किया है वो नादानी है, समझाया जा सकता था। एफआईआर, ये अफसरों का काम नहीं होता। आप पढ़ी लिखी हैं, पर राजनीतिक संतुलन नहीं जानती। माया की आवाज ठंडी थी। माफ कीजिए, संतुलन का काम मेरी पोस्टिंग की शर्तों में नहीं था, सिर्फ संविधान की थी। विधायक बोला, तो संविधान भी आपको अकेला छोड़ देगा मैडम। फोन कट गया। रात को गिरीश आया, बिना कैमरे के, बिना सवालों के। उसने छत पर माया को देखा, अकेली, हाथ में एक पतला चाय का कप और आंखों में कुछ ऐसा जो डर नहीं था, शायद थकान भी नहीं थी, शायद कुछ नया था, जिद। आज की रिपोर्ट का टाइटल है कलेक्टर साहिबा या विद्रोही अफसर, गिरीश ने कहा। माया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूं तुम अब खतरे में हो। तुमने सिस्टम को उसकी भाषा में जवाब दे दिया है, अब वो तुम्हें अपनी भाषा में जवाब देगा। माया ने सिर उठाया। मैं हारने नहीं आई थी गिरीश, मैं लड़ने भी नहीं आई थी। मैं बस वो करने आई थी जो किताबों ने सिखाया था, कि जनता के लिए सरकार होती है। अब अगर किताबें ही गलत थीं, तो मैं जलने को तैयार हूं। गिरीश ने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हें अब बहुत तेज चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे हैं वो अब सिर्फ दौड़ नहीं रहे, हथियार उठाए खड़े हैं। उस रात माया ने फाइल नहीं पढ़ी, ईमेल नहीं देखा, बस एक खाली पेज पर लिखा, जो ईमानदारी से डरे नहीं, वो राजनीति से क्यों डरे। खंड 9, तकरार, ताजगी और त्रासदी। गिरीश की रिपोर्ट ने आग लगा दी थी। साहिबा बनाम सिस्टम, यही था उसका शीर्षक और यही था उसका स्वर। रिपोर्ट में माया की ईमानदारी को सराहा गया था, पर साथ ही पूछा गया था, क्या एक अफसर जनता का सेवक होता है या तानाशाह? ये सवाल लोगों को बांटने लगा था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, #कलेक्टर साहिबा। कुछ समर्थन में, कुछ आलोचना में। एक विडंबना थी, माया के साहस ने उसे अकेला कर दिया था। जब गिरीश उसके ऑफिस पहुंचा तो वह पुरानी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में लाली थी, होंठ सूखे और सामने फैली फाइलें अब भीगी नहीं थीं, लेकिन भीतरी ताप से जली हुई लगती थीं। तुमने मेरी रिपोर्ट पढ़ी? उसने पूछा। माया ने सिर नहीं उठाया। तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी का नैरेटिव बना दिया, गिरीश ने टेबल पर झुकते हुए कहा। माया, वो नैरेटिव नहीं है, वो तुम्हारा काम है, तुम्हारा साहस है। मैं सिर्फ उसे शब्द दे रहा हूं। शब्द देने का हक तब होता है जब कोई पूछे, और तुमने नहीं पूछा। तुमने फैसला किया, मेरे लिए, मेरी पहचान के लिए। मैं पत्रकार हूं। और मैं क्या हूं? माया अचानक उठ खड़ी हुई। तुम्हारे शब्दों की कहानी, तुम्हारे चैनल का चेहरा, या वो लड़की जो कभी कॉफी पर मुस्कुराती थी और अब तुम्हारी रिपोर्ट की हेडलाइन बन गई। गिरीश स्तब्ध था। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया माया। तुम आज जो हो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी हिस्सा है। माया का स्वर अब ठंडा हो चुका था। तुम्हारा हिस्सा था जब तक मैं संघर्ष कर रही थी,
अब जब मैं लड़ रही हूं तो तुम्हें डर लग रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा, गिरीश ने धीरे से कहा। मुझे डर है कि तुम अकेली हो गई हो, और इस सिस्टम में अकेले लोग नहीं टिकते। माया चुप रही, फिर बोली, मैं अकेली थी जब गांव छोड़कर आई थी। मैं अकेली थी जब कोचिंग की फीस मां की चूड़ी बेचकर भरी थी। मैं अकेली थी जब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था और मैं सिर्फ सपना थी। अब अगर मैं फिर से अकेली हूं तो ये मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगले दिन माया बिना किसी सूचना के दौरे पर गई, वही गांव जहां पिछली फाइलों में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था। गाड़ी में सिर्फ उसका ड्राइवर था और एक महिला अफसर। रास्ता घना और सुनसान था, लेकिन इस बार कोई स्वागत नहीं हुआ। गांव के किनारे जैसे ही गाड़ी रुकी, भीड़ पहले से जमा थी। आंखों में गुस्सा, हाथों में पोस्टर और कहीं कहीं लाठी। ड्राइवर ने देखा, मैडम कुछ गड़बड़ है? माया ने कहा, रुको मत, आगे बढ़ो। भीड़ गाड़ी के पास आई। एक पत्थर फेंका गया, सीधा विंडशील्ड पर। गाड़ी झटके से रुकी। दूसरी ओर से एक टायर में आग लगी, फिर दूसरा। चीख पुकार। महिलाएं पीछे थीं, पुरुष आगे। नीच अफसर, तानाशाह, हमारा आदमी जेल में है, उसे निकालो। माया कुछ समझने ही वाली थी कि पीछे से कोई पेट्रोल की बोतल लहराता दिखाई दिया। मैडम निकलो, ड्राइवर चिल्लाया। उसने दरवाजा खोला, भागने की कोशिश की। तभी एक पत्थर उसकी कनपटी पर लगा। वो गिर पड़ी। अस्पताल की गंध तेज थी। बेड पर माया पड़ी थी, सिर पर पट्टी, होंठ कटे हुए, आंखें बंद। आईसीयू में हल्का सा मॉनिटर बीप कर रहा था। गिरीश भागता हुआ आया, पसीने से तर, चेहरा स्याह और हाथ कांपते हुए। वो कैसी है? उसने डॉक्टर से पूछा। होश में है, पर सदमे में है, उसे समय चाहिए। गिरीश कमरे में गया। माया की आंखें आधी खुलीं। उसने देखा, वही चेहरा, वही आंखें। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। गिरीश ने बस उसका हाथ थामा और पहली बार कुछ भी बोले बिना रो पड़ा। रात में माया ने हल्के स्वर में पूछा, तुम आए? गिरीश ने कहा, हर बार जब तुम टूटती हो मैं वहीं खड़ा होता हूं। माया बोली, अब तो अफसर भी डरने लगी है, अफसाना बनने से। गिरीश ने उसकी हथेली पर धीरे से उंगली से लिखा, तुम कहानी हो और कहानी डरती नहीं। खंड 10। सत्य की सजा। बंगले की दीवारों को फिर से पुतवाया गया था। न दरवाजे पर कोई मालाएं थीं, न स्वागत में झुके चेहरे। सिर्फ एक साइन बोर्ड था, थोड़ा झुका हुआ, जिस पर अब भी मोटे अक्षरों में माया शेखावत, आईएएस, जिलाधिकारी, देवगढ़ लिखा था। लेकिन भीतर की टेबल पर अब भी वैसी ही 2 चाय की कप रखी थी। एक भूरी छाप छोड़ चुका था। हमले के 1 हफ्ते बाद माया फिर से काम पर लौटी थी। बाहर गार्ड ने सिर्फ सिर झुकाया। पीए ने बिना आंखें मिलाए फाइलें टेबल पर रखीं। बाकी दफ्तर में हल्की सरसराहट थी, जैसे सब जानते थे कि कुछ होना है, लेकिन कोई नहीं जानता कब। पहली ही बैठक में माया को एक पत्र सौंपा गया, राज्य सचिवालय से। आपकी कार्यशैली अत्यधिक व्यक्तिगत, स्वेच्छाचारी और बिना समुचित परामर्श के पाई गई है। उच्चाधिकारियों को सूचना दिए बिना किए गए निर्णयों से विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा है। उसने पत्र पढ़ा, फिर टेबल पर रख दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जमता था, जैसे कोई चट्टान धीरे धीरे बर्फ में बदल रही हो। गिरीश अब भी रिपोर्टिंग कर रहा था। हर चैनल पर वही मुद्दा, वही वीडियो, वही सवाल। क्या एक ईमानदार अफसर को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा? लेकिन माया उससे बात नहीं करती थी, न फोन उठाती, न जवाब भेजती। जब कभी वो बंगले के बाहर आता, गेट की सेक्रेटरी कहती, मैडम मीटिंग में हैं। गिरीश जानता था ये झूठ नहीं था। माया अब एक अंतहीन आंतरिक मीटिंग में थी, अपने और अपने विवेक के बीच। फिर आया वो दिन, मंगलवार सुबह 11:30। माया ने प्रेस नोट जारी किया। कलेक्टर देवगढ़ द्वारा आपात पत्रकार वार्ता। कमरे में राष्ट्रीय चैनल के रिपोर्टर आए, लोकल प्रेस वाले, यूट्यूब पत्रकार और कुछ ऐसे जो सिर्फ माया की आंखों में सच्चाई देखने आए थे। वो मंच पर आई, सादा सूती कुर्ता, हल्की सफेद साड़ी, बिना कोई बिल्ला, बिना कोई गार्ड।
उसने हाथ में फाइलों का पुलिंदा उठाया। आज मैं सिर्फ अफसर नहीं, एक नागरिक के रूप में बोल रही हूं, जो संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आया था और अब उसकी आत्मा के साथ न्याय करना चाहता है। उसने नाम लिए पंचायत प्रमुख, ठेकेदारों, एक विधायक का और जिला स्तरीय इंजीनियरों का। हर आरोप के साथ फाइलें रखीं, रसीदें, भुगतान पर्चियां, नकली हस्ताक्षर और जनता की शिकायतों की अनदेखी। पूरा हॉल स्तब्ध था। किसी ने पूछा, मैडम, क्या आप जानती हैं इसका परिणाम क्या होगा? माया ने कहा, हां, लेकिन कभी कभी सत्य की सजा सबसे सुंदर होती है, क्योंकि वह खुद को मिटाकर भी किसी और को बचा लेती है। गिरीश वहीं था, कैमरा नीचे कर चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानता था यह लड़की आज सब कुछ खोने जा रही है। अगले दिन सुबह 7 बजे माया को नोटिस मिला, स्थानांतरण और तात्कालिक निलंबन आदेश। बंगला खाली करने के लिए 24 घंटे। वो मुस्कुराई। पहली बार उसने अपने बैग में कुछ नहीं रखा, बस एक किताब, एक कागज और वो फोटो फ्रेम जिसमें दिल्ली के कैफे की खिड़की दिखती थी। गिरीश उसी शाम आया। बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। नई कलेक्टर का स्वागत हो रहा था। वो भीतर गया। वहां माया खड़ी थी, दरवाजे के पास, बिना कोई अफसोस, बिना कोई गुस्सा। तुमने कर दिया? गिरीश ने कहा। हां, माया बोली, और अब तुम मेरी कहानी लिख सकते हो, आखिरी पन्ना भी। गिरीश चुप रहा। माया ने पूछा, क्या लोग पढ़ेंगे इसे? हां, गिरीश बोला, और जो नहीं पढ़ेंगे वो अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे। माया ने उसे देखा, और इस बार कोई आंसू नहीं थे, कोई विदाई नहीं, बस वो धूप थी जो किसी कहानी के आखिरी पन्ने पर गिरती है, हल्की पर स्थायी। खंड 11। चिट्ठियों का उत्तर। गांव वही था, उतनी ही सांवली मिट्टी, उतनी ही टेढ़ी गलियां, लेकिन माया अब वैसी नहीं थी। वो लौट तो आई थी, लेकिन इस बार उसकी चाल में कोई झिझक नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे कोई नदी समंदर में उतरने से पहले कुछ देर शांत हो जाती है। दरवाजा मां ने खोला था, बिना कोई सवाल, बिना कोई बाहें फैलाए। केवल उनकी आंखों में हल्की नमी थी, जो बहने की आदत छोड़ चुकी थी, लेकिन जलना नहीं। माया चुपचाप भीतर गई। उसका कमरा अब भी वैसा ही था, दीवार पर किताबों की अलमारी, पलंग पर पुरानी रजाई और खिड़की के पार वही पेड़, सूखा, मगर अब उतना अकेला नहीं लग रहा था। दूसरी ओर गिरीश दिल्ली में अपने पुराने कमरे में बैठा था, जहां उसने माया को पहली ईमेल भेजी थी। टेबल पर लैपटॉप खुला था। मेल इनबॉक्स में एंजल इन अर्थली डस्ट नाम अब भी चमक रहा था। आखिरी मेल महीनों पहले की थी। वह वापस पुरानी मेल्स पढ़ने लगा। मुझे डर लगता है जब सपने आंखों से ज्यादा भारी हो जाते हैं। मैं चाहती हूं कोई मुझे याद रखे, पर बंधे बिना। अगर अफसर बन गई तो क्या तुम मुझे वही कॉफी शॉप में बैठने दोगे? वह एक एक लाइन पढ़ता रहा, और फिर अचानक उठकर पुराने संदूक से एक कागज निकाला, सादी चिट्ठी। उसने कलम उठाई और पहली बार बिना कहानी, बिना रिपोर्ट, बस एक आदमी की तरह माया को लिखा। गिरीश की चिट्ठी। प्रिय माया, तुम्हें शायद अब यह प्रिय कहना अजीब लगे, पर यह शब्द सालों से मेरी जुबान पर पड़ा था, बस अब निकल पाया। मैं सोचता हूं तुम अगर अब भी वहीं हो, उसी कमरे में जहां तुमने पहली बार मेरे लिए खत लिखा था, तो क्या तुमने मुझे अब भी वहां रहने दिया है? मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम कभी मेरी थी भी नहीं, लेकिन कुछ रिश्ते होने से नहीं बनते, बस पढ़े जाते हैं, जैसे पुराने खत जो तुम्हारे डाक से नहीं, तुम्हारी चुप्पियों से आते थे। मुझे अफसोस है कि मैं हमेशा तुम्हारे बराबर नहीं खड़ा हो पाया, कभी डर गया, कभी भाषा में उलझ गया। पर अब जब तुमने सबसे ऊंचे से छलांग लगाई है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मालूम हो, कोई अब भी नीचे तुम्हें देख रहा है, डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ। अगर तुम्हारे पास जवाब न हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ खत जवाब के लिए नहीं होते। तुम्हारा गिरीश। उसने लिफाफे में चिट्ठी डाली, पता लिखा, माया शेखावत, गांव पोस्ट चंपानेर, जिला बीकानेर। डाकघर गया, टिकट चिपकाया और भेज दिया, बिना किसी उम्मीद के। माया ने चिट्ठी 3 दिन बाद खोली।
वो बरामदे में बैठी थी। माँ वहीं पास में मूंग छील रही थीं। कागज को पढ़ते वक्त उसकी उंगलियां कांपी नहीं, लेकिन आंखें झपकीं जरूर। कई मिनट वो बस चुप बैठी रही, जैसे उस चिट्ठी में कोई आवाज बसी हो जो उसके कानों तक पहुंच रही हो। फिर वो उठी धीरे धीरे और अलमारी से वही पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने कभी पहली बार गिरीश को ईमेल का ड्राफ्ट लिखा था। और उसने लिखा, पहली बार, हाथ से। माया की चिट्ठी। गिरीश। चिट्ठी मिली और पढ़ते वक्त लगा जैसे कोई झील की सतह पर पत्थर फेंक रहा हो, न जोर से न चुपचाप, बस धीरे धीरे, ताकि हर लहर मेरे भीतर तक पहुंचे। तुमने सही कहा, कुछ रिश्ते जवाब के लिए नहीं होते, पर मैं फिर भी जवाब दे रही हूं, क्योंकि ये चुप्पी अब मुझसे बोझ बन गई है। मैं तुम्हारे हर शब्द में अपना अक्स देखती हूं, पर अब मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारी कॉफी के कप में मुस्कुराती थी। मैं अब सरकारी फाइलों में दर्ज एक निलंबित अफसर हूं, लेकिन शायद पहली बार खुद से संतुष्ट हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार लिखा था तो चाहती थी कि कोई मेरी कहानी पढ़े। अब तुमने उसे लिखा भी और जिया भी। शायद यही प्रेम होता है, बिना कहे, बिना मांगे, साथ चलना जब तक रास्ता इजाजत दे। अगर हम फिर कभी मिलें तो मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखना, बिना अतीत के, बिना अपराध बोध के, बस माया की तरह, वही जो चिट्ठियों में रहती थी। उस दिन दिल्ली और चंपानेर की हवा एक जैसी थी, हल्की, सधी हुई और थोड़ी सी नम, जैसे किसी पुराने वाद्य यंत्र से कोई धीमा राग बजा हो, बहुत देर से, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। खंड 12। प्रशासन और प्रेम। गांव के उस पुराने कुएं को अब माया पहचान नहीं पाती थी। उस पर रंग कर दीवारें बना दी गई थीं, चारों ओर लौह जाल और पास ही एक बोर्ड, जल संरचना संरक्षण परियोजना, माया शेखावत की प्रेरणा से। लेकिन वो जानती थी, प्रेरणा से ज्यादा ये याद है किसी समय की, जब वह एक लड़की थी जो पानी लाने के लिए घंटों इंतजार करती थी। अब वह अफसर नहीं थी, एक एनजीओ में काम कर रही थी। जन संवाद, ग्रामीण प्रशासन, पारदर्शिता और शिक्षा पर। अब उसका बैग फाइलों से नहीं, स्लेट और क्रेयॉन से भरा होता था। फोन में मीटिंग अलर्ट्स नहीं, बच्चों के नाम सेव होते थे। गिरीश अब जनादेश 24x7 चैनल का डिबेट एंकर था, लेकिन उसने चिल्लाना बंद कर दिया था। अब वह बहस नहीं करता, सवाल भी धीमे पूछता। उसकी आवाज अब रिपोर्ट की तरह नहीं लगती, बल्कि किसी दोस्त की तरह जो देश से नाराज नहीं, उसे समझाना चाहता है। उन्हें फिर बुलाया गया, एक ही मंच पर, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रशासनिक विमर्श में। विषय था सत्ता और नागरिक के बीच विश्वास की भाषा। गिरीश पहले से मंच पर बैठा था, सूट में, गला ढंका, बाल थोड़े सफेद। माया पहुंची, वही सादगी, हल्का भूरे रंग का कुर्ता, बिना मेकअप। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कोई हाथ नहीं मिलाया, कोई चौंकना नहीं, बस मुस्कुराया, जैसे कोई पुराना गाना सुनाई दिया हो। पैनल चर्चा शुरू हुई। माया बोली, सत्ता जब संवाद भूल जाती है तो जनता शंका में जीने लगती है। अफसर का पहला काम बात करना होना चाहिए, आदेश नहीं। गिरीश ने कहा, पत्रकारिता का भी यही काम है, बात करना, आग नहीं लगाना। सभी मुस्कुराए, लेकिन मंच पर सिर्फ सवाल नहीं थे। वहां दो जिंदगियां बैठी थीं, जो अब जानती थीं कि उत्तरों से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में देखना। माया पहुंची, वही सादगी, हल्का भूरे रंग का कुर्ता, बिना मेकअप। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कोई हाथ नहीं मिलाया, कोई चौंकना नहीं, बस मुस्कुराया, जैसे कोई पुराना गाना सुनाई दिया हो। पैनल चर्चा शुरू हुई। माया बोली, सत्ता जब संवाद भूल जाती है तो जनता शंका में जीने लगती है। अफसर का पहला काम बात करना होना चाहिए, आदेश नहीं। गिरीश ने कहा, पत्रकारिता का भी यही काम है, बात करना, आग नहीं लगाना। सभी मुस्कुराए, लेकिन मंच पर सिर्फ सवाल नहीं थे। वहां दो जिंदगियां बैठी थीं, जो अब जानती थीं कि उत्तरों से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में देखना। माया ने सिर झुकाया। और तुम? उसने पूछा। गिरीश ने जेब से एक किताब निकाली, वही इंडियन पॉलिटी जो कभी माया ने दिल्ली में पढ़ी थी। यही तो लाया था छोड़ने। माया ने किताब ली,
जब वह मुड़ी तो देखा गिरीश जा चुका था। वो किताब खोली। पहले पन्ने के अंदर एक चिट्ठी थी, टाइप नहीं, हाथ से लिखी। इस बार सिर्फ पढ़ने के लिए, जवाब देने की जरूरत नहीं। वही लड़का जो अब भी स्टेशन पर रहता है। माया ने चिट्ठी मोड़ी और बच्चों की ओर देखा। वे हंस रहे थे, स्लेट पर लिख रहे थे। उसने किताब बगल रखी और बैठ गई, बच्चों के साथ, एक लड़की की तरह। शायद यही था अंत। कोई आंसू नहीं, कोई मिलन नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक कहानी जो अब भी चल रही थी, किताब में नहीं, जमीन पर। कहानी अभी रुकी है, खत्म नहीं हुई। अगर माया और गिरीश की ये यात्रा आपके भीतर कुछ हलचल लेकर आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी जल्द ही आप तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करके बताइए आप सबसे ज्यादा किस पल में ठहरे थे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए किरदार के साथ। धन्यवाद।